मैंने 10 साल तक अपनी सास की दिन रात सेवा की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दिल से बहू नहीं माना और हमेशा ताने ही देती रही। जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में एक पुरानी चाबी दी। रोते हुए बोली कि इस कमरे में रखे पुराने संदूक में मेरी किस्मत का राज छुपा है। उनके जाने के बाद मैं डरते हुए उस संदूक को खोलने गई। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन उठाया, अंदर जो देखा उसे देखकर मैं जोर से चीख पड़ी, क्योंकि वहां मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं बहुत छोटी थी। जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस इतना पता था कि मेरा एक पति है और उनकी माँ यानी मेरी सास, और हम सब एक ही घर में रहते हैं। सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। घर की हर चीज अनजानी लगती थी, जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अक्सर अकेले बैठी रहती और सोचती रहती, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। मुझे बस इतना याद था कि एक दिन मैं घर का सामान लेने बाहर गई थी और शायद उसी समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस धुंधली सी कुछ तस्वीरें ही दिमाग में आती थी। जब मैं घर लौटी तो मेरे सामने एक विवाह का कागज रखा गया। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि यही मेरी सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास यही लोग थे और यही मेरा घर था। मेरा नाम आलिया था और मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। मैं अभी बहुत छोटी थी और वो करीब 30-35 साल के लगते थे। मेरी सास ने मुझे समझाया कि हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है और मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे समाज में ऐसा ही होता है। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और लगा कि शायद सब कुछ सामान्य है। मैं कुछ दिन अस्पताल में रही, क्योंकि मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी और हर समय दर्द रहता था। मैं कई बार आईने में खुद को देखती, लेकिन अपना चेहरा अजनबी सा लगता था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और बहुत थकान दिखाई देती थी। मेरे हाथ भी कमज़ोर लगते थे और ऐसा लगता था जैसे मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। छोटी सी हरकत करना भी मुश्किल लगता था और हर आवाज़ मेरे सिर में गूंजने लगती थी। जब मैं अस्पताल से घर वापस आई तो मेरे लिए एक कमरा तैयार किया गया था। वह कमरा दुल्हन के सामान से भरा हुआ था। कपड़े, गहने और हर चीज़ बहुत सलीके से सजी हुई थी। मैंने सब कुछ ध्यान से देखा। कपड़ों के रंग, उनका डिज़ाइन और सजावट देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरे लिए ही है। वह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास शक करने की कोई वजह नहीं थी और ना ही कोई और रास्ता। मुझे लगा यही मेरा घर है, यही मेरा पति है और यही मेरी सास है। मेरी सास ने मुझे देखकर काम करने को कहा और थोड़ी देर बाद मैंने काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर में दर्द था, फिर भी मैंने खुद को काम करने के लिए मजबूर किया। मैं रोज़मर्रा के काम करने लगी और धीरे धीरे घर के काम ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। सुबह उठकर मैं खिड़की खोलती, हल्की धूप अंदर आने देती, फिर रसोई में जाकर पानी गर्म करती, बर्तन साफ करती और अपने पति के लिए नाश्ता बनाती। सास के लिए चाय और नाश्ता बनाना भी मेरी रोज़ की आदत बन गया था। मैं कपड़े धोती, उन्हें सुखाती और बिस्तर ठीक करती। ये सब करते हुए मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे यही सब मेरी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा हो। मेरी सिर की पट्टी भी धीरे धीरे छोटी होती गई थी और एक दिन उसकी ज़रूरत ही खत्म हो गई। मेरे दिन इसी तरह गुजरने लगे। सुबह काम और शाम को बैठकर पूरे दिन के बारे में सोचना। हर दिन मेरे लिए एक चुनौती भी था और धीरे धीरे आदत भी बनता जा रहा था। मैंने खुद को नए माहौल और नए रिश्तों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया।
मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहती थी, हर काम पर ध्यान देती थी और मुझे सिखाती कि घर का काम ठीक से कैसे करना है और पति की देखभाल कैसी करनी है। धीरे धीरे मैंने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया और मेरे अंदर आत्मविश्वास आने लगा। मेरे पति ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखते, उनकी नज़रों में प्यार और भरोसा साफ दिखाई देता था। मेरी जिंदगी अब एक नई रूटीन में ढल गई थी। हर दिन लगभग एक जैसा होता था, लेकिन उसमें भी एक अलग सी खूबसूरती थी। घर की शांति, रसोई की आवाज़ें, कपड़ों की खुशबू और शाम की हल्की रोशनी मुझे अच्छा महसूस कराती थी। अब मुझे लगने लगा था कि जिंदगी छोटे छोटे रोज के कामों में भी सुकून दे सकती है। थकान के बावजूद मैं काम करती रही, क्योंकि यही काम अब मेरी पहचान बन चुके थे। रात को जब मैं सोने जाती तो सोचती कि यही मेरी जिंदगी है और इसी में मेरी पूरी दुनिया बसती है। धीरे धीरे मैंने इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लिया। अब मेरी जिंदगी मेरे आसपास के लोगों और माहौल से जुड़ गई थी। समय के साथ मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी मजबूत हो रही हूँ। मेरे दिल में एक नया सुकून बस गया था, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी रोज की जिंदगी अब एक तय ढर्रे पर चलने लगी थी। पति की सेवा करना, सास के काम करना और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना, यही सब मेरा रोज का काम बन गया था। मैं छोटी छोटी बातों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। जो कपड़े में धोती, जो बर्तन साफ करती और जो बिस्तर ठीक करती, उनमें मुझे अपनी मेहनत और अपना प्यार नजर आता था। मेरी जिंदगी अब ऐसे ही हो गई थी। हर दिन लगभग एक जैसा, सब कुछ सामान्य, लेकिन फिर भी हर दिन मेरे लिए कुछ नया एहसास लेकर आता था। सास की बातें, पति का साथ और घर के काम, इन्हीं सब ने मेरी दुनिया को एक अलग ही रूप दे दिया था। सब कुछ एक नियम में बंधा हुआ था, जिसमें एक अजीब सा सुकून भी था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद यही मेरी किस्मत है। मेरे पति का नाम माधव था। उन्हें देखकर मेरे दिल में कोई खास प्यार का एहसास नहीं होता था। उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी, जिससे अपनापन महसूस होने के बजाय एक दूरी सी लगती थी। जब भी वो मेरे सामने आते, मैं उन्हें गौर से देखती, जैसे उनके चेहरे में कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मुझे यकीन दिला सके कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। उनकी आंखों में शक्ति थी और बात करने का तरीका भी थोड़ा हुक्म चलाने वाला था, जो मुझे अंदर से बेचैन कर देता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछ लिया कि क्या हमारी शादी प्यार से हुई थी। उन्होंने बहुत सीधी तरह से कहा, नहीं, ये प्यार की शादी नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज है। उनके जवाब में न कोई नरमी थी और न ही कोई भावना, जैसे वो बस एक साधारण सी बात बता रहे हो। मैं कुछ देर चुप रही और उनका चेहरा देखती रही। फिर धीरे से मैंने पूछा कि मेरे माँ बाप कहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक पिता था और वो भी हमारी शादी के कुछ समय बाद गुजर गए। यह सुनकर मेरे दिल में एक गहरा खालीपन भर गया, जैसे मेरी जिंदगी के सारे अपने मुझसे दूर हो गए हो। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या मेरा कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार है। उसने साफ कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई भी नहीं है। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी पहचान ही खत्म हो गई हो और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, जहाँ मेरा कोई अपना नहीं है और न ही कोई घर जहाँ मैं वापस जा सकूँ। फिर मेरे मन में आया कि कम से कम मुझे मेरा पुराना घर दिखा जाए। शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ याद आ जाए। शायद उन दीवारों और दरवाज़ों को देखकर मेरे दिल में कोई पुरानी याद लौट आए। मैंने उससे अपना पुराना घर दिखाने को कहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो देखने से क्या फ़ायदा।
उसके बोलने का तरीका बहुत सख्त था, जैसे वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुझे अपने पुराने समय के बारे में कुछ भी पता चले। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वह मुझसे प्यार नहीं करता था और उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता था। दिन भर वह अपने काम में लगा रहता और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन रात को उसे याद आता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तब वह मुझसे अपने पैर दबवाता और अलग अलग काम करवाता। मैंने हमेशा सुना था कि हर पत्नी अपनी पति की सेवा करती है और मैं भी यही मानती थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी कोई खरीदी हुई गुलाम हूँ, जिसका काम सिर्फ उसके कहे हुए काम करना है। मैं उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर थी क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसे ऐसे ही जीना होगा, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा एक दर्द बना रहता था जो मुझे यह एहसास दिलाता था कि इस रिश्ते में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मेरी सास भी कुछ ऐसी ही थी। वह हर समय मुझे आदेश देती रहती थी। उसके व्यवहार में प्यार बहुत कम था और सख्ती ज़्यादा। वह मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। हर समय कोई ना कोई काम दे देती, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी कपड़े धोने के लिए तो कभी सफाई के लिए। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं इस घर में इंसान नहीं बल्कि सिर्फ काम करने वाली हूँ, जिसकी अपनी कोई इच्छा या आराम नहीं है। कभी कभी मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी पहले भी ऐसी ही थी या यह सब अब हो रहा है। मैं यह भी सोचती कि जब मेरी याददाश्त ठीक थी तो मैंने उस आदमी से शादी के लिए हाँ क्यों की होगी। वह मुझसे उम्र में बड़ा लगता था और उसका स्वभाव और सोच भी मेरे दिल के करीब नहीं थे। फिर भी मैंने उसे कैसे स्वीकार किया होगा, यह सवाल बार बार मेरे मन में आता और मुझे और उलझा देता। मैं अपने बीते हुए समय को याद करने की कोशिश करती, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ धुंध छा जाती और कुछ भी साफ याद नहीं आता। मैं खुद से पूछती थी कि क्या मैं पहले भी ऐसी ही थी, चुप रहने वाली और सब कुछ सह लेने वाली, या फिर मेरे अंदर कोई और व्यक्तित्व था जो अब कहीं खो गया है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी, लेकिन खुद को उनके बीच अजनबी महसूस करती थी, जैसे मैं उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ बल्कि कहीं और से यहाँ आ गई हूँ। मैं अपनी सच्चाई समझने की कोशिश करती, लेकिन हर बार असफल हो जाती और यही सोच मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती कि मैं पहले कौन थी और अब क्या बन गई हूँ। कभी कभी मेरे मन में यह सवाल आता कि मैं कैसे लड़की थी जिसकी न कोई दोस्त है, न कोई रिश्तेदार और न ही कोई अपना सर्कल है। मेरे लिए बस मेरा पति और मेरी सास ही सब कुछ थे। मैं उन्हीं के साथ रहती थी और उन्हें ही अपनी पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन यह सब मुझे बहुत अजीब लगता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे घर के काम और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि मुझे अपने बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलता था। मेरी सास मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। जब सारे काम खत्म हो जाते तो वह मुझे नए काम दे देती थी। कभी कहती कि अलमारी में रखे साफ कपड़े फिर से धो लो, यह कहकर कि वे गंदे हो गए हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्हें सफाई की बहुत ज़्यादा आदत थी, इसलिए वह हर चीज़ बार बार मुझसे धुलवाती रहती थी। साथ ही वह मुझे ताने भी देती रहती थी कि मुझे कोई काम नहीं आता और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें भी करती थी। इन सब वजह से मैं खुद को सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझने लगी थी। एक दिन मैंने अपने पति से धीरे से पूछा कि जब मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या वह बहुत परेशान हुए थे। मैं यह सवाल बहुत संभल कर पूछ रही थी
क्योंकि मैं उनके दिल की हालत समझना चाहती थी और उनके जवाब से अपने दिल को थोड़ा सुकून देना चाहती थी। वह कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर लापरवाही से बोले कि हाँ, परेशान तो होना ही था। क्या वह खुश होते? उनके जवाब में वह अपनापन नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, बल्कि एक ठंडापन था जो मेरे दिल को चुभ गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और उनसे दोबारा पूछा कि उस समय उनके दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी थी, जवान थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था और इतना बड़ा हादसा हो गया था। ऐसी हालत में कोई भी होता तो टूट जाता और बहुत परेशान हो जाता। मैं उसके चेहरे पर यह देखने की कोशिश कर रही थी क्या उसे सच में मेरे लिए दुख हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भावना नजर नहीं आई। मैं उससे कुछ और पूछने ही वाली थी कि वह अचानक गुस्सा हो गया और तेज आवाज में बोला कि जो हो गया उसे भूल जाओ, बार बार क्यों पूछती हो? इन बातों को छोड़ दो, तुम अब ठीक हो ना? और क्या चाहिए? उसकी आवाज में शक्ति थी, जैसे वह इस बात को खत्म करना चाहता हो या कुछ छिपाना चाहता हो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। ऊपर से उसकी बात सही लग रही थी कि जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा नहीं था कि दिल को सुकून मिले। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ रहे थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि शायद वह सही कह रहा है, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, बल्कि हर जवाब के बाद और बढ़ जाते थे। जब भी मैं उससे कुछ पूछती, वह या तो बात बदल देता या नाराज हो जाता। उसका ऐसा व्यवहार मेरे मन में और ज्यादा शक पैदा कर रहा था। आखिर एक दिन वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे, जैसे हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो। डॉक्टर के पास पहुंचकर उसने संक्षेप में बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मेरी यादाश्त चली गई है, इसलिए मैं बार बार सवाल करती हूँ और परेशान रहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने मुझसे कुछ आसान सवाल पूछे और मैंने धीरे धीरे उनके जवाब दिए। फिर उसने नरमी से कहा कि आपके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद याददाश्त का चले जाना कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसे हादसों के बाद दिमाग पर असर पड़ना और बेचैनी होना या बार बार सवाल करना आम बात होती है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वह मुझे समझाता रहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बीमारी का हिस्सा है। उसने कहा कि धीरे धीरे समय के साथ मैं ठीक हो जाऊंगी और ये सवाल भी कम हो जाएंगे। उसने मुझे दिलासा दिया कि ज़्यादा मत सोचो और शांत रहने की कोशिश करो। मैंने उसकी बात पर सिर तो हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे हर बात का कोई कारण है, फिर भी अंदर एक खालीपन था जो किसी भी जवाब से भर नहीं पा रहा था। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। घर लौटते समय भी हम दोनों चुप रहे। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। सड़क पर चलती गाड़ियां, लोग और धुंधले से नज़ारे मेरी आंखों के सामने से गुजरते रहे, लेकिन मेरे मन के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये सब सामान्य है, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं उसे महसूस जरूर कर रही हूँ। समय ऐसे ही बीतता गया, जैसे रेत धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती है और कोई आवाज भी नहीं होती। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरा पति एक जवान लड़की से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी जो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। यह देखकर मेरे दिल को बहुत चोट लगी और ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही,
फिर हिम्मत करके उसके पास गई और धीरे से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की ज़रूरत क्यों है? मेरी आवाज़ में दुख भी था और अपने हक की बात भी थी, लेकिन उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बेरुखी से मेरी तरफ देखा और कहा कि ज़्यादा पत्नी बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने तुरंत कहा कि बनने की क्या ज़रूरत है? मैं पहले से ही तुम्हारी पत्नी हूँ, ये मेरा हक है। इस पर वह ऐसे हंसा जैसे मैंने कोई मजाक किया हो, और उसकी हंसी ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई। फिर वह गंभीर होकर बोला कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं मर्द हूँ और मर्द ऐसे ही करते हैं, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बस उसे देखते ही रह गई। वह आगे बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो तो तुम पागल हो। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था, जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। उसने यह भी कहा कि अगर कोई पत्नी सोचती है कि वह अपने पति को धोखा देने से रोक सकती है तो वह गलत है, और अगर पत्नी फ़ोन चेक करेगी तो वह उस लड़की का नाम बदल देगा या नंबर ही डिलीट कर देगा। यहाँ तक कि हम लोग अपने फ़ोन में कोई सबूत क्यों छोड़ेंगे? हम बाहर जाकर 1-2 घंटे में सब कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी हर बात मेरे दिल को तोड़ रही थी। मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, जैसे मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं है। आखिर में मैंने गुस्से में कहा कि अब यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। फिर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। मैं बार बार सोचती थी कि आखिर मैंने किन हालात में इस आदमी से शादी की होगी। मैं पहले कैसी थी? क्या मैंने अपने मर्जी से इसे अपनाया था या किसी मजबूरी में ये रिश्ता बना था? क्योंकि अभी तो मुझे ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उसकी हर बात और उसका व्यवहार मुझे उससे और दूर कराता जा रहा था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, और अगर कभी नींद आ भी जाती तो वो सुकून वाली नहीं होती थी। मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे थे, जिनसे मेरे मन में एक डर बैठ गया था। एक सपना बार बार आता था। मैं खुद को एक गंदी नाली में गिरी हुई देखती थी। चारों तरफ गंदगी और बदबू होती थी। मेरे कपड़े और शरीर दोनों गंदगी से भरे होते थे। मैं पूरी कोशिश करती थी बाहर निकलने की, लेकिन मेरे हाथ बार बार फिसल जाते थे, और जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करती उतना ही नीचे धंसती चली जाती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कता था और मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक जाती थी। तभी एक साफ और मजबूत हाथ मेरी तरफ बढ़ता था, जैसे कोई मुझे बचाना चाहता हो। मैं उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरा हाथ उस तक पहुँच नहीं पाता था, जैसे हमारे बीच कोई दीवार हो। मैं बार बार कोशिश करती, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती और वो हाथ धीरे धीरे दूर चला जाता। फिर मैं घबरा कर जाग जाती। मेरी सांस तेज चल रही होती और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। कुछ देर तक समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे हकीकत का एहसास होता, लेकिन उस सपने का डर मन से नहीं जाता था। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि ये सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन समय के साथ ये सपना बार बार आने लगा, और अब तो वो लगभग हर दूसरे दिन वही सपना आता था, जैसे कोई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। मैं पूरे दिन यही सोचती रहती थी कि इस सपने का आखिर मतलब क्या है, वो नाली क्या है, वो गंदगी क्या है, और वो हाथ किसका है जो मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाती। जितना ज़्यादा सोचती उतनी ही ज़्यादा उलझ जाती और मन और भी बेचैन हो जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई सच्चाई मेरे बहुत करीब है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। एक दिन मेरी सास का पैर फिसल गया और वो बाथरूम में गिर गई।
उनकी चीख सुनते ही पूरे घर में घबराहट फैल गई। मैं तुरंत दौड़कर अंदर गई तो देखा कि वो जमीन पर गिरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था और वह खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई है। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने उनकी तरफ देखा, वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और डर साफ दिख रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां वो करीब 1 महीने तक रही। उस दौरान मैं रोज उनके पास जाती, उनकी देखभाल करती, उनके लिए खाना ले जाती और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। फिर भी वो अक्सर मुझसे नाराज़ रहती थी। 1 महीने बाद जब उन्हें घर लाया गया तो वो पूरी तरह बिस्तर पर ही रहने लगी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करेंगी तो धीरे धीरे ठीक हो सकती है, नहीं तो हमेशा के लिए बिस्तर पर रह सकती है। मैंने इस बात को गंभीरता से लिया और रोज़ उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें उठाती, दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगती और मुझे बुरा भला कहने लगती। वो कहती कि मैं उनकी दुश्मन हूँ और उनके दर्द में खुश होती हूँ। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती कि ये सब उनकी भलाई के लिए है, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि दर्द होगा, लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है। फिर भी उन्होंने चलने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी हड्डी गलत तरीके से जुट गई और वो उठने के लायक भी नहीं रही। शुरू में वो खुद उठना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब उठना चाहती थी तो उनका शरीर साथ नहीं देता था और उनकी पूरी जिंदगी बिस्तर तक ही सीमित हो गई थी। उनके सारे काम बिस्तर पर ही होते थे और हर छोटा बड़ा काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं उनकी सफाई करती, उन्हें खाना खिलाती, कपड़े बदलती और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। फिर भी उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो दिन रात मुझे ताने देती, मेरे काम में कमी निकालती और कभी कभी मेरी नीयत पर भी शक करती। कई बार वो मुझे अजीब नज़रों से देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। उनकी आंखों में आंसू आ जाते और जब मैं पूछती कि क्या हुआ तो वो चुप हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई बार वो मुझे ऐसे डांटती जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। उनके शब्द और बोलने का तरीका बहुत सख्त होता था। मैं सब सहती रही क्योंकि मुझे पता था कि वो दर्द में है और दवाइयों की वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। मैंने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की और न ही उनकी बातों का जवाब दिया। उनका बेटा यानी मेरा पति उनके लिए कुछ भी नहीं करता था। वो न उनकी सेवा करता था, न उनके पास बैठता था और ज़्यादातर समय अपने काम में या बाहर ही रहता था। मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वो मेरा भी सम्मान नहीं करता था। मैं पूरे दिन उसकी माँ की सेवा करती, घर का काम संभालती और खुद को भी संभालने की कोशिश करती, लेकिन रात को जब मैं थककर सोने जाती तो मुझे आराम भी नहीं मिल पाता था। मैंने कई बार उससे कहा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने दिया करे, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों से मतलब था और उसे मेरी थकान या हालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिससे वो सिर्फ अपने काम लेता था। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे दायरे में सिमट गई थी जहाँ सिर्फ काम, थकान और खामोशी ही रह गई थी और इस खामोशी में मेरी दिल की आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। उनके शब्द पहले से भी ज़्यादा कड़वे थे, जैसे उनका सारा गुस्सा एक ही दिन में बाहर आ गया हो।
मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने जवाब दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। अचानक गुस्से में उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई और मेरी कोहनी जोर से लग गई। तुरंत खून निकलने लगा और पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। फिर भी मैंने अपनी चोट की परवाह नहीं की और तुरंत उठकर उनके पास चली गई, क्योंकि उन्हें कपड़े बदलने थे। मैं अपने घायल हाथ से ही उनके कपड़े बदलने लगी। खून धीरे धीरे बह रहा था और कोहनी में बहुत जलन हो रही थी, लेकिन उस समय मुझे अपनी तकलीफ से ज़्यादा उनकी चिंता थी। वह अब भी गुस्से में थी। उनकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा कि अब वह मरने वाली है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर तुम चैन से रहोगी। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने तुरंत कहा, अम्मी ऐसा मत कहिए, आपके अलावा हमारा है ही कौन? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरी आवाज़ भर आई और आंखों में आंसू आ गए। मैं सच में बहुत डर गई थी। उनके बिना इस घर की कल्पना भी मुझे डराने लगी थी, लेकिन दिल के एक कोने में यह भी लग रहा था कि शायद वो मेरी बात को सच नहीं मानेगी और इसे नाटक समझेंगी। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। अचानक उनका व्यवहार बदल गया। उनके चेहरे पर नरमी आ गई, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उनका स्पर्श बहुत ही कोमल था, जैसे माँ का प्यार हो। मैं एक पल के लिए चुप रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जो हमेशा मुझसे सख्ती से पेश आती थी। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और एक गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो जो बरसों से दिल में दबा हुआ हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसे अपने पास रख, और तकिए के नीचे से एक पुरानी चाबी निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैं हैरानी से उस चाबी को देखने लगी। वह बहुत पुरानी थी और उसका रंग भी फीका पड़ चुका था, जैसे उसे बहुत समय से कहीं छुपा कर रखा गया हो। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, स्टोर में एक संदूक रखा है, पुराने बक्से के पीछे, तुम इसे खोलना। मैं और जानना चाहती थी, इसलिए पूछा कि उसमें क्या है, लेकिन तभी उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनकी सांसें तेज चलने लगी और आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, इसके अंदर तेरी किस्मत का फैसला है। मैं अब भगवान के पास जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे सज़ा दे। उनकी ये बातें सुनकर मैं और उलझ गई। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। किस्मत का फैसला, इसका क्या मतलब है? और वो सज़ा की बात क्यों कर रही थी? लेकिन उस समय उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ और पूछ पाती। मैंने चाबी को कसकर पकड़ लिया और उनके पास बैठी रही। उसी रात उनकी हालत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। घर में फिर से घबराहट फैल गई। हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। रास्ते भर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उनके शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह हो गया जिससे मैं डर रही थी। मेरी सास ने वही आखिरी सांस ले ली। सब कुछ जैसे एकदम थम गया। मैं चुप खड़ी रही। न मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, न ही आवाज़ निकल रही थी। फिर वही सब हुआ जो ऐसे समय में होता है। लोगों का आना जाना, रोना धोना, और फिर उन्हें दफन कर दिया गया। समय जैसे धुंधला सा हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, 3-4 दिन, फिर एक हफ्ता भी गुजर गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। उनकी आवाज़ें और उनकी डांट अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उनका एहसास अभी भी घर के हर कोने में था। एक दिन मेरा पति घर पर नहीं था और मैं बिल्कुल अकेली थी।
घर की खामोशी मुझे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। तभी अचानक मुझे वो चाबी याद आ गई जो उन्होंने मुझे दे दी थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, जैसे उस चाबी में कोई बड़ा राज छुपा हो। मैं धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ गई। वहां थोड़ा अंधेरा था और पुरानी चीजों की गंध आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, तभी मुझे एक बड़ी पेटी दिखाई दी। उसे हटाया तो उसके पीछे एक पुराना संदूक रखा हुआ था। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी चाबी को देखा और फिर उस संदूक को। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद इसमें कोई जेवर या कीमती चीज होगी जो उन्होंने मेरे लिए रखी हो। लेकिन फिर मुझे उनकी बात याद आई कि इसमें मेरी किस्मत का फैसला है। ये सोचकर मैं और उलझ गई कि आखिर इसमें ऐसा क्या हो सकता है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से चाबी ताले में डाली। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ताला हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। अब वो संदूक मेरे सामने था, जिसमें कई राज छुपे हुए थे। मैं कुछ देर वही खड़ी रही, खुद को संभालते हुए। फिर धीरे से उनके पास बैठ गई। मेरी नजरें उसके ढक्कन पर टिकी थी और दिल में डर और जानने की इच्छा दोनों थी। मैंने हाथ बढ़ाया, ढक्कन को छुआ और फिर धीरे से खोल दिया। अंदर एक मोबाइल रखा था। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई और उसे देखने लगी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। वो एक एंड्रॉयड फोन था और ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा था, लेकिन उसमें चार्ज नहीं था। मुझे अजीब से बेचैनी होने लगी, जैसे ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि मेरी जिंदगी से जुड़ा कोई बड़ा राज हो। मुझे होश में आए 1 साल हो चुका था, लेकिन मैंने ये फोन पहले कभी नहीं देखा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और चार्जर ढूंढकर चार्ज पर लगा दिया। मेरे हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे मैं किसी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रही हूँ, जिससे मुझे डर भी लग रहा था और उसे जानने की चाह भी थी। जैसे ही फोन चार्ज पर लग गया और मैंने अपना अंगूठा उसके सेंसर पर रखा, स्क्रीन तुरंत चालू हो गई और बिना किसी पासवर्ड के फोन खुल गया। मैं ये देखकर चौंक गई। इसका मतलब था कि ये फोन मेरा ही है, क्योंकि वो मेरे अंगूठे से खुल गया। लेकिन फिर मेरे मन में सवाल आया, अगर ये फोन मेरा था तो मुझे दिया क्यों नहीं गया और इसके बारे में मुझसे छुपाया क्यों गया। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे फोन चार्ज होता गया, मैंने उसे पूरी तरह चालू किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन देखी, मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वॉलपेपर पर मेरी फोटो थी, लेकिन मैं अकेले नहीं थी। मेरे साथ एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मेरी आंखों में भी खुशी साफ दिख रही थी। यह कोई आम फोटो नहीं लग रही थी, बल्कि हमारी शादी की लग रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत गैलरी खोली और जैसे जैसे तस्वीरें देखती गई, मेरे हाथ कांपने लगे। हर तस्वीर एक नई सच्चाई सामने ला रही थी। मैंने खुद को दुल्हन के कपड़ों में देखा और वही लड़का मेरे साथ था। कहीं हम साथ बैठे थे तो कहीं हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर रिसेप्शन की तस्वीरें थी, जिनमें हम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद मैंने कुछ और तस्वीरें देखी, जिनमें मैं एक औरत और एक आदमी के साथ खड़ी थी। उनके चेहरों पर अपनापन था और मेरे चेहरे पर सुकून दिख रहा था। मुझे समझ आ गया कि ये मेरे माता पिता है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर एक रिश्ता महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मैंने तुरंत फोन की जानकारी खोली और जल्दी जल्दी सब देखने लगी। तभी मुझे मेरा पहचान पत्र मिला। मैंने उसे खोला और मेरी सांस जैसे रुक गई। उस पर मेरा नाम आलिया नहीं बल्कि अनन्या लिखा था।
मैं बार बार स्क्रीन को देखती रही, जैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही था। मैं आलिया नहीं, अनन्या थी। इसका मतलब साफ था कि जिस आदमी के साथ मैं 1 साल से रह रही थी वो मेरा पति नहीं था। उसने मुझसे झूठ बोला था और मेरी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाया था। मेरे दिल में डर और गुस्सा एक साथ भर गया। मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने जल्दी जल्दी कुछ पैसे उठाए और घर से बाहर निकल गई। मेरे कदम तेज थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर पल बहुत कीमती हो। मैं सड़क पर आई और एक रिक्शा रोका। मैंने उसे पहचान पत्र पर लिखा पता बताया तो उसने कहा कि यह इस शहर का नहीं है, तुम्हें रांची जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुरंत स्टेशन गई और ट्रेन में बैठ गई। सफ़र बहुत लंबा लग रहा था और हल पर भारी लग रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आगे क्या होगा, कोई मुझे पहचानेगा या सब कुछ झूठ निकलेगा। किसी तरह मैं उस पते पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही औरत थी जो तस्वीरों में मेरे साथ थी। मुझे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरा नाम लेकर बोली, अनन्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा है और कुछ जुड़ भी रहा है। मैं घर के अंदर गई तो वहाँ एक आदमी थे जो शायद मेरे पिता थे। एक छोटी लड़की थी जो मेरी बहन जैसी लग रही थी और 2 जवान लड़के थे जो मेरे भाई जैसे थे। सबके चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों थे, जैसे उन्हें उनकी खोई हुई खुशी वापस मिल गई हो। तभी किसी का फ़ोन आया और थोड़ी देर बाद वही लड़का घर में दौड़ता हुआ आया जो मेरी तस्वीरों में था। वह मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। वह रो रहा था और उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे हट गई क्योंकि मैं अभी भी उलझन में थी। मैंने सबको बता दिया कि एक आदमी ने मुझे 1 साल तक अपने साथ रखा और मेरे साथ बहुत बुरा किया। यह सुनकर मेरे भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि वे उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यही मेरा असली घर है और वही आदमी मेरा पति है। उन्होंने मुझे शादी के कागज़ और कुछ तस्वीरें दिखाई। तब जानकर मुझे यकीन हुआ कि यही सच है। मेरे पति का नाम प्रणीत है और वह बहुत अच्छे और सच्चे इंसान है। उनकी आंखों में साफ प्यार दिख रहा था। रात को जब हम एक कमरे में थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब उन्होंने धीरे से बताया कि हमारी शादी प्यार से हुई थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। हम हनीमून पर गए थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं कहीं खो गई। उन्हें मेरी लाश भी नहीं मिली। फिर भी उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए वे मेरा इंतज़ार करते रहे। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका क्या, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं वापस आ गई हूँ, और यह कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं उन्हें पहले नहीं जानती थी, फिर भी उनके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा, जैसे मेरा दिल उन्हें पहले से पहचानता हो। जिस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया था उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब मेरी ज़िंदगी प्रणीत और उसके परिवार के साथ अच्छे से गुजरने लगी। मेरी पुरानी यादें वापस नहीं आई, लेकिन उनके प्यार ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी। अब मुझे समझ आ गया कि वह औरत मेरी सास नहीं थी, बल्कि एक गलत औरत थी जिसने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन मरने से पहले शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने मुझे सच तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अब जब मैं अपने बीते हुए समय के बारे में सोचती हूँ तो दिल में थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन साथ ही शुक्र भी कि मैं उस अंधेरे से बाहर आ गई। अब मेरी ज़िंदगी में रोशनी है
और इस रोशनी में मुझे खुद को फिर से पहचानने का मौका मिला है। इस कहानी को जीते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि जिंदगी कभी भी हमें ऐसी राह पर ला सकती है जहां हमें खुद की पहचान तक भूलनी पड़ जाए। मैंने दर्द, अकेलापन और बेबसी सब कुछ महसूस किया, लेकिन उसी के साथ यह भी सीखा कि सच चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो हमें अपनी सच्चाई और अपनी पहचान वापस जरूर मिलती है। अगर आप भी कभी ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हो तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।